चलो नालायक बच्चों, देखो वेलकम है आपका। एक चीज पहले ऐसे देखो, मैंने ना यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट थ्योरी। बात बिल्कुल जेन्युइन है, मैं आपको सारी थ्योरी करा दूंगा, कोई भी थ्योरी नहीं बचेगी। फिर मैंने लिखा है कंपनी का, हाँ जी सर, कंपनी के केस में दो चीजें, शेयर्स और डिवेंचर। थर्ड, क्लास 12 सीबीएसई के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, क्लास 12 सीबीएसई के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप ये वाला वीडियो अपने सीयूईटी के लिए भी रेफर कर सकते हो, और अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहा है तो वो भी इस वीडियो को रेफर कर सकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा इन जस्ट, अभी मैं ना आगे वो टाइम लिखूंगा, मतलब मैं इस वीडियो को कहीं से भी कोई भी एडिट नहीं करूंगा, जितना भी टाइम इसको लगेगा कराने में मैं लास्ट में आपको लिख दूंगा, और जो आपको थंबनेल में मिनट लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो कैलकुलेट करके फिर मैं थंबनेल बनाऊंगा। ठीक, आओ सर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, कंपनी है, ये एक कंपनी है, और कंपनी खुद तो कुछ काम नहीं करती, लिखा हुआ है नीड मनी फॉर एक्स वाई जेड रीजन, कोई सा भी रीजन होगा, इनको पैसे चाहिए। अब ये कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, तो उसको पैसा ना ये लोग देते हैं, ये लोग देते हैं। हम इनको या तो शेयर्स देंगे, बात आऊंगा शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, और ये लोग हमें पैसा देंगे। अब ये दो लोग हो सकते हैं, या तो शेयर होल्डर हो सकते हैं या फिर डिवेंचर होल्डर हो सकते थे। इसका मतलब कंपनी के केस में आपको दो चीजें पढ़नी है, शेयर्स और डिवेंचर। मैं सब कुछ कवर करा दूंगा इस वीडियो में, आओ। अब देखो सबसे पहले देखो, ये बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जहां देखने के लिए बोलूँ ना, अगर आप वहां देखोगे तो बात बन जाएगी। सर सबसे पहले देखो, मैं जहां देखने के लिए बोलूंगा आपको बस वहां देखना है, और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं देखना है, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। कंपनी, कंपनी के केस में सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है कंपनी का। क्या लिखा है, कंपनी इज अ टर्म्ड एज एंटिटी। मुझे पहली बात समझ में आ गई, क्या लिखा है, कंपनी इज टर्म्ड एज एंटिटी, कंपनी एक एंटिटी है। चलो सर मुझे ये बात समझ में आ गई। आगे, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड, क्या वर्ड आया, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। सर डेफिनेशन खत्म, दोबारा, कंपनी इज टर्म्ड एज एंटिटी फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सर इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013। अब सवाल उठता है कि जो 2013 के बाद बनी होगी वो तो इस डेफिनेशन में आ गई, लेकिन जो 2013 से पहले बनी होगी उसके लिए क्या बोला, बोला एन एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। वर्ड बस देख लेना, यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड, अगर 2013 में हुआ, यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट। सर डेफिनेशन खत्म हो गई, तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, आपको याद करना क्या, कंपनी इज टर्म्ड एज एंटिटी formed and incorporated under Companies Act 2013 या an existing company formed and registered under any other previous Companies Act। सर मुझे मीनिंग याद हो गया, यही मीनिंग हर जगह लिख देना, ठीक डन। आगे सर, अब मुझे आप कंपनी का फीचर बताओ। सर मैं फीचर बताता हूँ, पहला बॉडी कॉर्पोरेट। सर मैं भी तो एक बॉडी हूँ, हाँ जी सर, तो इसका मतलब कंपनी भी एक बॉडी है, लेकिन किसकी बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है। मतलब कंपनी को एक आइडेंटिटी मिली है बॉडी कॉर्पोरेट की, सर वो एक अपने आप में एक बॉडी है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन मैं एक बॉडी और कंपनी एक बॉडी, हम दोनों मान लेते हैं मैंने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कहते हैं दोनों लोग अलग हैं, मतलब मैं अगर कंपनी में पैसा दे रहा हूं तो मैं अलग, कंपनी अलग। बोला सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब मान लेते हैं एक कंपनी बनी, मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर बनाई, हम दोनों ने पैसा डाला, कंपनी ने कोई चीटिंग कर दी, अगर कोई केस करेगा तो वो कंपनी के नाम पे करेगा, मेरे नाम पे नहीं करेगा। तो सर इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है। दुकान में, सॉरी दुकान कह रहा हूँ, कोर्ट में ऐसे बोला जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पेश हो, डन। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को रिलायंस इंडस्ट्रीज की जगह भेजे, वो कंपनी का काम है, ठीक सर। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, देखो सर, एक ना बैलेंस शीट होती है, आपको पता है, उसमें एक एसेट साइड होती है और एक लाइबिलिटी साइड होती है, डन, हाँ जी सर। अब एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमेशा बराबर होती है, तो कल को अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो कंपनी मैक्सिमम पैसा कहां से पे करेगी, भाई एसेट को बेचेगी और पैसे पे करेगी। अगर पैसा नहीं पे हो पाया, मान लेते हैं लाइबिलिटीज का कोई पैसा नहीं पे हो पाया, तो भाई अब वो देने वाला जाने, कंपनी का भाई मेरी तो देखो लिमिटेड लाइबिलिटी थी, मुझे एसेट बेच के आपको पैसा पे करना था, नहीं चुका तुम्हारा पैसा, तुम जानो। अभी तक मैंने तीन चीजें याद कर ली, बॉडी कॉर्पोरेट है पहला फीचर, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, और तीसरा लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी ना सिर्फ कंपनी के केस में नहीं होता, शेयर होल्डर के लिए बोला जाता है। मान लो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, कंपनी ने बोला कि हम आपको एक शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स का मतलब एक अंश दे रहे हैं, जिसके लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। अगर मैंने 10 रुपये दे दिए, कल को कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने मुझसे मांगे थे 10 और मैंने दे रखे थे 8, कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी वो 2 रुपये मुझसे मांग सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं मांग सकती है।
थर्ड आया सर परपीचुअल सक्सेशन, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी, तो मेरे शेयर्स मेरे लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका मतलब आया परपीचुअल सक्सेशन। अभी तक हमने 4 चीज़ें याद कर ली। पांचवी कॉमन सील, भाई देखो मैं जो हूँ ना, मैं मेरा बैंक में अकाउंट है, मैं साइन करके पैसे निकाल लेता हूँ, मतलब चेक में साइन करता हूँ पैसे निकाल लेता हूँ, बैंक वाले बार बार मेरा साइन मिलाते हैं पैसे दे देते हैं, समझ में आएगा, इसका मतलब मेरे साइन बड़े कॉमन है, मैं ही कर सकता हूँ, बैंकों को भी पता है। ठीक वैसे ही कंपनी पैसा निकाल रही है, कंपनी की एक सील होती है और वो सील बहुत कॉमन है, तो इसका मतलब इनको साइन करने के लिए एक सील दी गई है, ठीक, लेकिन आज के डेट में वो भी ऑनलाइन होता है, बाद में समझेंगे कैसे। आगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बाद में समझेंगे कि आप अपने शेयर्स को तो ट्रांसफर कर सकते हो, ये इनका एक फीचर है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड केस में और लिमिटेड के केस में, मतलब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अलग अलग ट्रांसफरेबिलिटी का क्लॉज है, वो बाद में देखेंगे, अभी बस आपको फीचर याद करना है, छठा फीचर याद कर लिया। सेवंथ मे बी स्यूड, मे बी स्यू और स्यूड, मतलब रिलायंस अपने नाम से तुमको नोटिस भेज सकती है कि भैया रिलायंस ने तुमको बुलाया है, और तुम भी रिलायंस को अपने नाम से बुला सकते हो कोर्ट में। तो ये 7 चीजें मैंने याद कर ली, एक बार रिकॉल कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक, मैं आगे चल रहा हूँ। अब आओ सर थोड़ा सा आगे, अब कंपनी केस में आया काइंड, कंपनी है कितने तरीके की, आओ सर देखते हैं कंपनी है कितने तरीके की। मैं यहाँ पे नीचे एरो निकाल के लाया, सर कंपनी को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ टाइप्स के लिए। पहला लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो पहले लाइबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। देखो कंपनी ना लाइबिलिटी के बेस में 3 तरीके की होती है। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी है, उन्होंने बोला प्रसन्नजीत आप इस कंपनी के एक शेयर ले लो, 10 रुपए का है, मैंने कहा लाओ शेयर्स दे दो, मैंने उनको 10 रुपए दे दिए, तो हुआ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब अगर उस 10 रुपए में से मैंने, उन्होंने मांगे 10, मैंने दिए रखे थे सिर्फ 7 रुपए, तो ये मुझसे 3 रुपए और मांग सकते हैं, उसके अलावा मुझसे नहीं मांगेंगे। अच्छा मानो मैंने वो 3 रुपए अभी तक नहीं दिए और कंपनी ने मांगे भी नहीं, लेकिन कंपनी वाइंडिंग अप स्टेटस पे आ गई है, मतलब कंपनी को बंद करना पड़ रहा है और कंपनी की कोई लाइबिलिटी निकल जाती है, तो उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए वो अपने शेयर होल्डर से कहेगी कि भैया बचा हुआ 3 रुपये पे कर दो, उससे ज़्यादा नहीं, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगला कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक कंपनी बनी, कंपनी में मेरे जैसे शेयर होल्डर ने गारंटी दे दी 10% की, किसी दूसरे होल्डर ने गारंटी दे दी 5% की, तो कंपनी के वाइंड अप के केस में कंपनी की जितनी लाइबिलिटी आएगी उस लाइबिलिटी का 10% मैं पे करूंगा, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं करूंगा। लास्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी, भाई एक ऐसी कंपनी बनी है कि अगर कल को कंपनी डूबती है तो जितना पैसा देना होगा मुझे अपने घर से देना पड़ेगा। भाई ऐसी कोई कंपनी मैं तो नहीं जानता, किताबों में है, लेकिन ऐसी कंपनी आज तक मैंने तो कहीं से नहीं सुनी कि रजिस्टर हुई है। अगर तुमने सुनी है तो भाई कमेंट पे बता देना। अब सर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी का टाइप मेंबर्स के अकॉर्डिंग, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। अब ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है। अब आप इसको देखो सर, 3 तरीके की कंपनी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड 2 या उससे ज़्यादा लोगों की कंपनी, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जहां पर कितने मेंबर होंगे इसकी कोई लिस्ट ही नहीं है, अनलिमिटेड हो सकती है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से एग्जाम में ही आता है ना। आओ सर सबसे पहले क्या देखे थे, पब्लिक कंपनी देख ले क्या। देखो पब्लिक कंपनी का मतलब जो कि नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये कैसी डेफिनेशन है भाई, कह रहे नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। तो भैया एक बार चल के पहले प्राइवेट देखते हैं, तब तो ज्यादा समझ में आएगा ना। आओ सर देखते हैं, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, मतलब उसकी एक बुक होती है ना, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्ट कर देती है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये बोला हुआ है कि तुम कंपनी के शेयर्स जो तुमको मिले हैं तुम्हारे नाम पे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिख दी, लेकिन एक और कंडीशन, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशंस टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज। दूसरी कंडीशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दी कि ये कंपनी फ्यूचर में किसी भी पब्लिक को ये नहीं कहेगी कि आप पैसा दे दो और हमारी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज परचेज कर लो। दूसरी कंडीशन लगा दी। सर मुझे 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इस कंपनी प्राइवेट कंपनी के शेयर आपको स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलेंगे। सर ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब आएगी समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर।
सर अभी आपने मुझे बोला था कि ये छोटी होती है पब्लिक के कंपैरिजन, इसलिए छोटी होती है क्योंकि इनके मैक्सिमम कितने मेंबर मतलब शेयर होल्डर होंगे, तो मैक्सिमम 200 होंगे, 200 होंगे। लेकिन अगर पब्लिक जो ऊपर लिखी हुई है पब्लिक कंपनी के केस में देखें तो मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, अनलिमिटेड होंगे। क्या बात है सर। सर ये तो पहली कंडीशन मुझे याद होगी कि इसके मेंबर मैक्सिमम 200 होंगे, इनके अनलिमिटेड होंगे। अगर ऐसी बात याद करें तो जहाँ यहाँ पे देखना सर, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 7। डायरेक्टर कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। पब्लिक के केस में एटलीस्ट 3 होने चाहिए। सफिक्स मतलब नाम के लास्ट में क्या लगाओगे, जैसे मान लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब क्या लगाए, तो सर अगर आप पब्लिक कंपनी तो आप लगाओगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी तो आप लगाओगे रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। बोलो इतना याद हुआ। जब इतना याद हुआ तो थोड़ी सी बातें और देख लो क्योंकि आप लोग चैंपियन बन गए हो। सर सवाल है कि 200 मेंबर जो हैं, 200 मेंबर ये कौन से लोग होंगे, भाई कोई से भी हो, बस इन 3 लोगों को हटा देना। सर ये 3 लोग कौन है, देखो सर पहला लोग, एक शेयर्स 2 लोगों ने होल्ड किया हुआ है, ए ने और बी ने। मान लेते एक शेयर्स है 1000 रुपए का, इसकी हैसियत नहीं थी 1000 रुपए देने की, इसने 500 दे दिया, इसने 500 दे दिया, तो मैंने अपने शेयर कैपिटल में इन दोनों का नाम लिख दिया कि इसका 50% ए का है, 50% बी का है। तो उस केस में कितने शेयर होल्डर माने जाएंगे, एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, डन सर। तो इसमें 2 नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे। आगे आपका एक एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय को आपने अपने यहाँ का शेयर्स भी दे दिया था, पहले की बात कर रहा हूँ, अर्लियर, पहले 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 वो एम्प्लॉय भी था, मेंबर भी था। लेकिन अब वो आपकी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, मतलब आपने उसको शेयर्स दिया, कुछ दिन काम करने के बाद उसने जॉब छोड़ दी, तो उस केस में अब वो मेंबर नहीं माना जाएगा। सर कट लगा है, आप उसको मेंबर नहीं मानोगे। लास्ट, अगर कोई एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है और आप कहते हो कि सर ये कंपनी का मेंबर्स भी है, तो भाई उसको भी नहीं माना जाएगा। तो इन 3 लोगों को नहीं मानेंगे। डन, चलें सर, ये भी आपको मैंने याद करा दिया। आगे आओ बेटा, आगे आओ, छोटी छोटी बातें बेटा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने तरीके का होता है सर, शेयर कैपिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके का होता है, लेकिन मैंने लिखा इसकी डिटेल ना मैं आपको शीट नंबर 2 में दूंगा, अभी दूंगा, पहले देख लेते हैं। सर शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, अन इशूड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, कॉल्ड अप होता है, पेड अप होता है, अनकॉल्ड होता है, रिजर्व कैपिटल होता है। सर इसके पहले नाम याद कर ले भाई, देखो नाम याद करने से तो कुछ नहीं होगा, आपको इसके अंदर का कंटेंट भी पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है ना। डन। अब आओ जरा इस शीट में, यहाँ पे ये अगर समझ लिया, समझो कि वादे न्यारे हो जाएंगे अगर ये समझ लिया तो ठीक। मैं आपको जहां पे दिखाऊंगा आप बस मेरे साथ वहीं पे देखोगे, पक्का पक्का आने लगेगा। सर सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है ऑथराइज कैपिटल नंबर 1, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि आपकी बुक्स में, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हुई है कि कंपनी इतना कैपिटल पब्लिक से ले सकती है। ये हो गया ऑथराइज कैपिटल। दोबारा सुनो, एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक से 1 करोड़ रुपए ले सकती है, ये बात ऑथराइज कैपिटल है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं समझाता हूँ कि एक कंपनी है जिसके 1000 शेयर्स हैं, 1000 नॉस नंबर शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, तो कंपनी कितना पैसा ले सकती है, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो ना सर। सर 1000 मल्टीप्लाई 10, 10,000 रुपीज पब्लिक से ले सकती है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इस 1000 नॉस में से 800 नॉस मतलब 800 शेयर्स पब्लिक से मांगे हैं कि भैया तुम मुझे 800 शेयर्स पे 10 रुपए देना, तो ये कहलाता है इशूड कैपिटल। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, जितने नहीं मांगे 1000 में से 800 चले गए तो कितने नहीं मांगे, 200, तो ये कहलाता है अनइशूड कैपिटल नंबर 3। 1 2 3, एक बार अपने को अश्योर करो कि सर मुझे ये आ गया। चलो अगर आ गया अब आगे चलो सर, 1 2 3 से निकल के आ जाओ सर नंबर 4 पे। सर नंबर 4 पे क्या होता है सर, देखो सेबी ने गाइडलाइंस दी हुई है कि आप अपने ऑथराइज कैपिटल से जितना पैसा मांगते हो, आपकी पब्लिक जितना शेयर्स मार्केट में परचेस कर लेती है वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इस 800 में से पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर सकती है, भाई 800 का 800 कर ले, तो मैक्सिमम 800 शेयर्स एक पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है। डन सर, तो 800 में से 800 हो गया। लेकिन सेबी की गाइडलाइन ये भी कहती है कि सर 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 800 शेयर्स मार्केट में इशू करे और 900 से कम आपके पास आ रहा है, 90% से कम आ रहा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो, तो सर मिनिमम कितने आने चाहिए, 720। 800 का 90% आता है 720। बोलो सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आया।
सर सब्सक्राइब कैपिटल अभी तक मैं सिर्फ ये शेयर्स के नंबर्स पे बता रहा था। अब देखो सर 4 के बाद आया 5, 6 और 7। 5 में क्या है सर कॉल्ड अप। अब आपने अपने मान लेते हैं कि 800 शेयर्स आ गए, ठीक है, 800 शेयर से जितना पैसा मांगा, कितना 8 रुपये मांगा, तो ये कहलाता है कॉल्ड अप। जितना आपने नहीं मांगा, अगर 10 में से 8 मांगे 2 नहीं मांगे, तो 2 क्या कहलाएगा अनकॉल्ड। तो सर ये समझ में आ गया, 8 कॉल्ड अप 2 अनकॉल्ड। अब 8 में से जितने पैसे मिल गए वो कहलाता है पेड अप। पेड अप कितना हो सकता है सर सोचो ना, अगर आपने 8 रुपए मांगे और सबने अगर दे दिए तो मैक्सिमम कितना होगा 8 होगा। लेकिन सर क्या पेड अप मिनिमम भी हो सकता है कि इतना मिनिमम होना चाहिए। देखो सर कोई आपका शेयर होल्डर अगर बना है, कोई अगर आपका शेयर होल्डर बना है तो उसने आपके पास एप्लीकेशन डाली होगी ना, तो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ तो पैसा दिया होगा, वो 1 रुपये भी हो सकता है। तो सर 8 का 1 मैंने ले लिया यहाँ पे मिनिमम। डन। पहले देखो कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 समझ में आया, तब हम आगे चलेंगे, वरना ये खराब हो जाएगी शीट। एक बार देखो, लो मैं साइड हो गया, पॉज करके अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लो। डन। अब जब हो गया तो 8 में सर, अब ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है सर, ये है अनकॉल्ड। अनकॉल्ड का मतलब ये कि अभी नहीं मांगा, बाद में मांग लोगे ना, मांग लेना। लेकिन आपने एक रेजोल्यूशन ये पास कर दिया कि भाई इस 2 रुपए में से 1 रुपये हम कभी नहीं मांगेंगे, तो सर वो 1 रुपये हो गया रिजर्व कैपिटल। कभी नहीं मांगेंगे का मतलब होता है कि हम जब कंपनी पे बुरे दिन चलेंगे ना, कंपनी जब बंद होने की स्थिति में आ जाएगी, वाइंडिंग अप, तब मांगेंगे। तो सर आपने इस 2 में से अपना रिजर्व कैपिटल बना दिया। रिजर्व कैपिटल कितना हो सकता है भाई, अनकॉल्ड के बराबर हो सकता है 2 रुपए, या अनकॉल्ड का कम भी हो सकता है कि भाई इस 2 में से 1 मांगेंगे 1 नहीं मांगेंगे, तो सर ये हो गया मिनिमम। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकते हैं कि अनकॉल्ड और रिजर्व कैपिटल बराबर हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, अगर आपने एओ में लिख दिया तो सर अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब अगर 8 आ गया तो सर टाइम आ गया है 9 और 10 में आने का। सर 9 सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अगर मान लेते एक सिचुएशन ये लेते हैं कि आपने पूरे के पूरे 10 रुपये मांग लिए, तो सर सब्सक्राइब्ड से आप कहाँ जाओगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और अगर सामने वाले ने 10 रुपये पे भी कर दिए तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 10 मांगे 10 मिल गए, लेकिन आपने मांगे तो 10 मिले सिर्फ 8, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। डन। कैसे सर, हमने मांगा था 10 लेकिन मिले 10 से कम, मिले 10 से कम। अब जो पैसा उसने नहीं दिया वो पैसा कहलाता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर, समझ में आया। डन सर। और अगर किसी से आपने मांगे ही थे 5, 10 में से मांगे ही 5 और उस बंदे ने पूरे के पूरे 10 अपने दे दिए, तो एडवांस कितना दे दिया, 5 रुपये और एडवांस दिया, वो कहलाता है सर कॉल इन एडवांस। डन। अब आप इस शीट को एक बार देखो पूरा कि सर क्या मुझे ये समझ में आ गया। डन। देखो समझना जरूरी है, आप बोलोगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैं इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आपको भेज दूंगा। डन। ये देख हो गया। चलो सर पीछे आते हैं। तो उसके बाद आता है, यहाँ तक हमने देख लिया, फिर आता है सर टाइप्स ऑफ शेयर्स। सर पहला क्या है इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। सर ये शीट 3 में छोटा सा है, बाद में देख लेंगे सर, ठीक है। तो शेयर्स कितने तरीके के होते हैं सर, 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ रहे हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे गलती नहीं कर सकते आप। इशू ऑफ शेयर। सर शेयर इशू कैसे होता है, सर देखो पहला स्टेप है कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। और जब प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हो, प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी बातें लिखी होती है, जैसे कि हमारा शेयर्स कितने रुपए का है, हमने कौन सी डेट से अलॉटमेंट शुरू करना है, और हम इन पैसों को कहाँ पे लगाएंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, बहुत सारी बात होती है, ठीक है प्रोस्पेक्टस में। अब प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी होती है। मतलब समझो, अगर आपने आज 1 जनवरी 2026 को प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया, तो आप उसमें 120 दिन ऐड कर लेना, उस दिन से पहले पहले तक। अब उस दिन के बीच में ही अब आप अपने एप्लीकेशन के मतलब पैसा लेने का सिस्टम खोलो भी, उनको मतलब क्या नाम है, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना सब कुछ करो, लेकिन 120 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेनी है। मतलब उस दिन में एडवर्टीजमेंट भी होना है, पैसा रिसीव भी करना है। लेकिन 120 दिन हो गए और आपको पैसे नहीं मिल पाए, 90% का सेबी ने क्लॉज बताया था ना कि 120 दिन के अंदर अंदर आपको 90% पैसा मिल जाना चाहिए। भाई 120 दिन खत्म हो गए और एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिला, तो अब आपको इशू करने के 130 दिन के अंदर, मतलब डिफरेंस देखो तो 10 दिन, मतलब 120 दिन खत्म हुए, अब उसके अगले 10 दिन के अंदर आपको उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। मतलब 120 दिन का टाइम मिला है कि आप 90% पैसा अपने इशू का कलेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर आपको अगले 10 दिन में लौटाना पड़ेगा। अब अगला, जब आपको एप्लीकेशन मिल जाए, फिर अब आपके हाथ में आ गए ना चीज कि आप उसका क्या कर दो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
अगर ये तीन चीज याद हो गई तब मैं नीचे आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। पहले देखो याद हुई, अब याद हुई तो सर यहाँ पे देखो मैंने लिखी है 5 चीज। पहली चीज, आपको 120 दिन के अंदर एटलीस्ट 90% ऑफ इशू वैल्यू रिसीव करनी है एज पर सेबी, डी स्टैंड फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000। भाई ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद करना पड़ेगा, दोबारा बता देता हूँ। सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000 के अंदर अंदर आपको 90% रिसीव करना है। और अगर नहीं रिसीव कर पाए तो आपको उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। आपको उनका पैसा अगले 8 दिन में रिटर्न करना पड़ेगा। कितने दिन में? विद इन 8 डेज में रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो 4 नंबर कहता है कि भैया फिर 15% का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अब भाई आपकी बात है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आप 10 दिन बोल रहे थे। भाई यहाँ पे ना 130 डेज फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, जो कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। और सर यहाँ पे ना विद इन 8 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है। मतलब जिस दिन से आपने बंद कर दिया कि भाई एप्लीकेशन का पैसा अब नहीं ले रहे, उस दिन से 8 दिन लेना है। तो सर इसका मतलब यहाँ पे 2+8 है, 2+8। तो सर 8 दिन के अंदर अगर नहीं लौटाओगे तो 15% का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसीलिए लौटाना जरूरी हो गया। तो भाई इंटरेस्ट कौन भरेगा? चलो सर ये भी समझ में आया। बेटा अब आप ऐसे समझो कि सारा मेजर पार्ट खत्म हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पे आ जाते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे। अब आप ये देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कर रहे हैं। पहला, मनी रिसीव्ड, मैंने ना कुछ कुछ ब्लॉक बनाए हुए हैं, आप ब्लॉक को भी देखोगे तो भी याद होगा। पहला, मनी रिसीव्ड शेल डिपॉजिटेड इनटू शेड्यूल्ड बैंक। एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे सॉरी, या कॉल्स के टाइम पे आप जो पब्लिक से पैसा ले रहे हो भाई, आप उसको अपने कंपनी के अकाउंट में नहीं लोगे, आप शेड्यूल्ड बैंक में जाके इसके नाम से एक अकाउंट खुलवाओगे, सेपरेट अकाउंट, और वहां पे पैसा लोगे। डन? बोलो बात समझ में आई? चलो सर बहुत बढ़िया। अच्छा सर अब ना यहाँ पे आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल क्या होता है, आपके ही बैंक अकाउंट में अगर आपने किसी कंपनी का एप्लीकेशन अप्लाई किया है, किसी का शेयर अप्लाई किया है, तो आपके ही बैंक अकाउंट में वो पैसा इंस्ट्रक्शन भेज के ब्लॉक करा दिया जाता है। तो सर आपने तो यहाँ पे बात नहीं लिखी। भाई देखो आपके एनसीईआरटी में ना ये बात लिखी है, और एक बक्से के अंदर उन्होंने ये भी बात लिखी हुई है। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो फॉलो कर लेना। मैं रील्स में, इंस्टाग्राम के रील्स में वो बातें बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ फिलहाल जो जरूरी था मैंने वो करा दिया। चलो, मनी रिसीव्ड शेल डिपॉजिटेड इनटू शेड्यूल्ड बैंक। अगला, अलॉटमेंट इंप्लाइज। मान लेते हैं एप्लीकेशन आई, अभी आपने यहाँ पे देखा था ना, फिर हम लोग अलॉटमेंट कहते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्या मतलब है अलॉटमेंट का? सर अलॉटमेंट इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसके साथ? बिटवीन कंपनी एंड एप्लीकेंट। देखो जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं हुए आप एप्लीकेंट हो, जब शेयर अलॉट हो गए तो आप क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। तो सर ये दो बातें याद होगी। अगला, कॉल, जो हम लोग कहते हैं ना कॉल्स, शेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ फेस वैल्यू। मान लिया शेयर 10 रुपए का है, तो कोई भी कॉल 25%, 10 रुपए का 25% कितना हो गया? 2.5 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट 1 मंथ गैप बिटवीन दो कॉल। ऐसा भी नहीं होगा एक कॉल आज मांगा एक कॉल दूसरे दिन मांगा, नहीं भाई, एटलीस्ट 30 दिन का गैप रख लेना। तो सर ये भी समझ में आया। अगला, एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू। अच्छा, शुरुआत में जब आप एप्लीकेशन मांग रहे हो, अगर 10 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए का पकड़ते हैं। अगर 100 रुपए का शेयर है तो भाई 5 रुपए मिनिमम मांगोगे। ऐसा नहीं है कि 50 पैसे मांग लिए। ऐसे तो कोई भी आदमी भर देगा पैसे एप्लीकेशन के, नहीं भाई। तो वहाँ पे 5% मिनिमम बोला ऑफ फेस वैल्यू का। अच्छा, उसके बाद आया 14 डेज नोटिस। किसके लिए बेटा? 14 डेज नोटिस। आप जब कॉल मांग रहे हो ना किसी से, या अलॉटमेंट का पैसा मांगते हो, तो आप मांगने से पहले उसको 14 दिन का नोटिस दोगे, भैया ये पैसा ड्यू है, अगले 14 दिन में भर देना। सर ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है? 3, 4, 5, 6 टेबल ए के अंदर लिखी हुई है। टेबल ए कब अप्लाई होता है भाई? अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बातें नहीं लिखी है तो भैया टेबल ए पकड़ लेना। लेकिन एक टेबल एफ भी है। टेबल एफ में ना 2 बातें लिखी हैं। क्या बातें? बहुत सारी, मैंने यहाँ पे 2 उठाई है। कॉल इन एरिया, अगर किसी से आपने पैसा मांगा, 14 दिन का नोटिस भी दिया था, सब कुछ होने के बाद उसने पैसा नहीं दिया, तो भाई अब जब वो पैसे देगा तो आप उनके पैसों पे 10% का इंटरेस्ट लगा देना पर एनम के हिसाब से। बात समझ में आई? दूसरी बात, आपने किसी से पैसा मांगा, उसने पैसा ज्यादा दे दिया, आपने बोला भाई ज्यादा क्यों दिया? तो वो कहता भैया आगे के कॉल्स में एडजस्ट कर लेना, मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। तो आप कॉल्स इन एडवांस पे 12% का इंटरेस्ट दोगे, उससे ज्यादा नहीं। वहाँ पे दोनों जगह लिखा नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड, मतलब यहाँ पे 10 से ज्यादा नहीं, यहाँ पे 12 से ज्यादा नहीं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना कि क्या कंपनी 5% दे सकती है? बोलोगे हाँ दे सकती है भाई, यहाँ पे वर्ड लिखा है नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड। ठीक, डन सर, ये टेबल एफ में लिखा है। अगली बात, अगली बात देखो सर, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन डिस्काउंट। ये बात तो हमें पता थी कि कंपनी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, लेकिन री इशू जब करती है ना, री इशू उस केस में पॉसिबल है। मतलब री इशू करते समय आप 10 वाली चीज 5 में बेच सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैं एक कंपनी हूँ
कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना चाहती, भाई मैं 5 लोगों को जानता हूँ जिससे मुझे पैसा मिल जाएगा, तो भाई आप डायरेक्टली जाकर उनको अप्रोच कर लो। ऑफर टू सेलेक्टिव, जीओपी का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली, ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई सॉप क्या होता है भाई, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने लगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या मतलब है सर? इसके तहत हम ऑफर करते हैं, हम मतलब कंपनी ऑफर टू एम्प्लॉइज या डायरेक्टर, हम शेयर सिर्फ अपने एम्प्लॉय को और सिर्फ अपने डायरेक्टर को ऑफर करते हैं। लेकिन क्यों? अरे भाई लोअर प्राइस पे करते हैं और फ्यूचर डेट पे करते हैं, इसके पीछे कुछ वजहें होंगी, वजह बाद में जानेंगे, अभी बस इतना समझ में आ गया। मैं अपने एम्प्लॉय से कह रहा हूँ भाई देखो, आप अगर हमारी कंपनी में 1 साल काम करोगे ना, तो 1 साल बाद हम आपको अपनी कंपनी का शेयर मार्केट में जितने का चल रहा होगा उससे 10% कम पे दे देंगे, भाई बहुत अच्छे से काम करेगा। डन। तो सर ये 3 बातें याद होगी, ऑफर टू एम्प्लॉय या डायरेक्टर, एट लोअर प्राइस, एट फ्यूचर डेट। अब यहाँ पे ना 5 बातें मैंने और निकाली, बस 5 बातें और देख लो बेटा। एक ना स्वेट इक्विटी शेयर होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो भी ऐसे ही लोगों को इशू किया जाता है, और ये इसॉप ना इसी के अंदर की अंदर का एक प्रोडक्ट है। दूसरा सेम क्लास, आप ये जो इसॉप इशू कर रहे हो ना अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को, ये कोई नए शेयर्स नहीं होने चाहिए, नए क्लास के शेयर्स नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हो, अब आप उन्हीं शेयर्स को इनको इशू कर रहे हो, सेम क्लास बोल रहे हो, ठीक है। एसआर का मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन, आप ऐसा कोई भी काम करने से पहले अपने सारे मेंबर्स के साथ मिलके, मतलब सारे शेयर होल्डर के साथ मिलके एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जहाँ पे मोर देन 50% वाला क्लॉज नहीं लगता, 75% वाला क्लॉज लगता है। मतलब अगर 100 लोग हैं और अगर 51 लोग अपना हाथ उठा देते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है भाई हाँ हो गया। जैसे मोदी और कांग्रेस में कैसे होता है, 100 लोगों ने वोट दिया, 51 लोगों ने बीजेपी को दिया, तो बीजेपी जीत गई। लेकिन सर यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि अगर 100 मेंबर हैं तो उसमें से 75% मेंबर मानने चाहिए, तब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। आगे, आप इसॉप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी कंपनी ने 1 साल ऑपरेशन का कंप्लीट ना किया हो, मतलब नई कंपनी काम नहीं कर सकती, कम से कम 1 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। लास्ट, सभी के गाइडलाइंस को फॉलो कर लेना, वरना हम इसॉप इशू नहीं करने देंगे बेटा। कई लोग इसके ना मजाक उड़ा देते हैं, आई मीन गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं। अगला, बायबैक का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब पढ़ लिख के पहुँचे होगे, आपको पता है कंपनी 2 तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है। अभी आपने पीछे देखा था इक्विटी और प्रेफरेंस। हम प्रेफरेंस वालों को तो रिडीम कर सकते हैं, रिडीम का मतलब भाई उनके शेयर्स से वापस और उनको पैसे दे सकते हैं, लेकिन हम इक्विटी वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो इक्विटी के लिए प्लान आया बाय बैक, कि आप इक्विटी का रिडम्पशन नहीं करोगे, रिपेमेंट नहीं करोगे, उसका बाय बैक करोगे। सर लेकिन बाय बैक करने का मतलब भी तो यही है ना कि मैंने उनको शेयर्स दिया था, अब उनसे शेयर्स वापस लेके उनको पैसे दे रहा हूँ, तो पैसे देने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? तो भैया बोला आप पैसा फ्री रिजर्व से निकालो, आप पैसा एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकालो, या आप पहले कोई शेयर्स इशू करो, उससे जो पैसा आएगा उन पैसों से आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स को वापस खरीद लो। ये 3 बातें याद होंगी, एग्जाम्स के लिए जरूरी है, फ्री रिजर्व, एसपीआर और फ्रेश इशू। अगला, लेकिन सर क्या बायबैक कर सकते हैं? भाई कर सकते हो, बस देख लेना एओए में लिखी हुई बात, एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात लिखी हुई होनी चाहिए। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना, लेकिन यहाँ पे आया एजीएम, जैसे यहाँ पे सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन आया था, यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन एजीएम, वैसे तो दोनों ही बात एक है, बट फिर भी लिखा तो समझ लो। साल में एक बार आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, आप एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन करा लेना, क्योंकि यूजुअली एनुअल जनरल मीटिंग में सब लोग पहुंचते हैं। 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, मान लेते हैं कि आपके पास 75 करोड़ का कैपिटल है और 25 करोड़ के रिजर्व्स है, टोटल कितना हुआ? 100 करोड़। अब उस 100 करोड़ में से आप 25% मैक्सिमम लौटा सकते हो, मतलब 100 करोड़ का मैक्सिमम कितना हुआ? 25%, 25 करोड़। तो आप 25 करोड़ का बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते हो। अगला, डेट इक्विटी, मान लेते हैं कि आपको डेट इक्विटी का फॉर्मूला पता है ना, रेशियो के चैप्टर वाला, डेट अपॉन इक्विटी। डेट है 100 करोड़ का, इक्विटी है 50 करोड़ की, रेशियो कितना हुआ? 100/50 2:1। तो भाई आप नहीं कर सकते बायबैक, क्यों? क्योंकि बायबैक करने के बाद रेशियो 2:1 होना चाहिए। अब एक बार और चेक करते हैं, डेट है 100 करोड़ का और इक्विटी है 55 करोड़ की, तो अगर मैं 55 में से 5 कम कर दूंगा तब 100/50 2:1 हो जाएगा ना। हाँ, तो सर आप 5 का कर सकते हो बायबैक, अभी समझा क्या? सर एक बार और देख लेना रिवाइंड करके, नहीं समझ में आया तो। लास्ट, विद इन 12 मंथ ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने जिस डेट को स्पेशल रेजोल्यूशन किया उसके 12 महीने के अंदर बायबैक कर देना, नहीं तो भाई बात खराब हो जाएगी। अच्छा सर बायबैक किसका करें, किसके पैसे लौटाए? भाई तो इसके ना 4 तरीके, प्रोपोर्शनेट बेसिस कर लो, भाई हम रेशियो बना के करेंगे, पहले इसका पहले इसका पहले इसका पहले इसका, या हम ओपन मार्केट, हम सीधा ओपन मार्केट में जाएंगे, बोली लगाएंगे, उनके शेयर्स को खरीद लेंगे, या सर ऑड लॉट, मतलब इसमें ना एक प्रोपोर्शंस बनाए जाते हैं। और लास्ट है सर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, भाई जिन जिन एम्प्लॉय को हमने शेयर्स दिए थे सब बदमाश है, उनसे शेयर्स छीन लो सालों से। आओ सर
लास्ट एसपीआर। सर एसपीआर का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आपने कोई शेयर्स इशू किए हैं तो आप उसको प्रीमियम पे भी कर सकते हो। अब प्रीमियम का मतलब होता है 10 वाला शेयर 12 रुपये में करना, 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। भाई वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेते हो भाई? आज के बाद कोई पूछे तो उसको 5 बातें दबा के दे देना। पहला, सर फुल्ली इशू बोनस शेयर, वो 2 रुपये जो मेरे पास आए बाद में, उन्हीं शेयर होल्डर को दिवाली के टाइम पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से नया शेयर बना के दे देंगे। भाई ठीक है, तो पहला गया फुल्ली इशू बोनस शेयर देने के लिए। अगला राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। भाई ये कंपनी तो तुम्हारी है ना, कंपनी में बहुत सारे लॉसेस हैं, उस लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हमने तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया, तो राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन या डिस्काउंट। अब ये दोनों चीजें ना शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड है। मतलब अगर हमने आपके शेयर्स को इशू करने के लिए या डिवेंचर को इशू करने के लिए कुछ खर्चे किए थे, किसी को डिस्काउंट दिया था, तो आप एसपीआर से उन खर्चों को राइट ऑफ कर सकते हो। अगला, जब आप प्रेफरेंस का पैसा लौटाओगे, प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर का पैसा लौटाओगे, तो लौटाते समय प्रीमियम देना होता है ना, वो प्रीमियम कहाँ से लाओगे भाई? जब लेते समय प्रीमियम लिया था ना, उसी प्रीमियम से उनका प्रीमियम दे देना। लास्ट, परचेज ऑफ ओन शेयर। भाई ये देखो, ये था ना बायबैक, यहाँ पे लिखा था ना एसपीआर 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 एसपीआर। अभी समझ में आया सर, मतलब हम अपने शेयर्स को खरीदने के लिए एसपीआर का पैसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ ओन शेयर। बोलो बात समझ में आई? आओ सर, आई तो इस शीट पे आ जाओ बेटा, ये वाली शीट मैंने आपको करा दी, आ जाओ सर इस शीट में। भाई अभी पीछे मैंने दिखा था टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? 2 तरीके के। आया इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। भाई नाम से देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस, मतलब इसको प्रेफरेंस चाहिए। भाई कंपनी के ओनर कौन? वैसे देखा जाए तो दोनों ओनर है, लेकिन सर ये जेन्युइन ओनर है। सर ये जेन्युइन ओनर क्यों नहीं? डरा हुआ है, मैं बताता हूँ क्यों डरा हुआ है। सर इसको ना प्रेफरेंशियल राइट मिले हैं डिविडेंड के। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने अगर 10 रुपये कमाए तो इनको पहले से पता होता है कि भाई इनको इनके पैसों पे 2 रुपये मिलेगा, रेट स्पेसिफाइड होता है। भाई पहले इनको डिविडेंड दो, इनको बाद में देंगे जो बचेगा, अगर नहीं बचा तो मत दो, लेकिन इनको जरूर दो। तो आया प्रेफरेंशियल राइट। सर आपने बोला मत दो, अब आओ नीचे सर MOA में एक बात लिखी है, लिखा है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब मान लेते हैं इस साल कंपनी को लॉस हो गया और आपने इनको कमिट किया था कि 10% दोगे, तो कोई बात नहीं, अगले साल आप 20 देना, वो कहलाता है क्यूमुलेटिव। या नहीं सर इस साल लॉस हुआ ना, तुमको नहीं मिलेगा डिविडेंड, तो हो गया नॉन क्यूमुलेटिव। डन सर। आगे, प्रेफरेंशियल राइट टू कैपिटल वाइंडिंग अप। मतलब जब कंपनी बंद होगी ना, तो सबके पैसे पे करेंगे ना, तो उसमें इनके पैसे बाद में पे करेंगे, पहले तुम्हारे करेंगे। मतलब तुमने जो कैपिटल दी होगी तुमको पहले पे करेंगे, इनको बाद में पे करेंगे। तो इनको 2 राइट मिल गए, पहला डिविडेंड का राइट और दूसरा कैपिटल, दोनों किससे? इक्विटी वालों से पहले। अच्छा, MOA में लिखा है कि 6 तरीके के हो सकते हैं। पहला क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव समझा दिया, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब भाई तुमने आज पैसा दिया है ना, 5 साल बाद तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब पैसा कभी नहीं लौटाएंगे, जब कंपनी बंद होगी तभी लौटाया जाएगा। ठीक, डन। आगे, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले ना कभी पार्टिसिपेटिंग नहीं होते। पार्टिसिपेटिंग नहीं होने का मतलब भाई इनको ना वोटिंग में उतना राइट नहीं मिलता, लेकिन आप इशू कर दे तो भाई पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, सर इधर आओ सर, इक्विटी कौन होता है? विच इज़ नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। भाई एक ऐसी बात कर दी। डन सर, सुनो मेरी बात बेटा, मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में जितनी भी चीज़ें शेयर कैपिटल से, कंपनी के शेयर कैपिटल से आ सकती थी, मैंने वो सब करा दिया। ठीक, डन। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर करा दूंगा। ठीक, वैसे भी मैं रील्स में भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। आओ सर, अब लास्ट डिवेंचर है इसमें सर, छोटा सा सर, इतना सही है। डिवेंचर क्या मतलब होता है डिवेंचर का? सर देखो, वर्ड डिवेंचर का लैटिन में मीन होता है डेबरी। भाई CUET में आया है, बोर्ड में भी आ सकता है। वर्ड डिवेंचर का लैटिन में मतलब होता है डेबरी, जिसका मतलब होता है बोरो। याद होगी पहली बात। दूसरी बात, ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे डेट दिया है डिवेंचर होल्डर ने। मतलब कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है। ये लो, इसमें क्या लिखा है? भाई तुमने मुझे ना पैसा उधार दिया, ये लो पकड़ो। डन सर, समझ में आया। अगला सर, इसमें इंस्ट्रूमेंट में लिखा क्या होता है? सर इसमें लिखा होता है कितना प्रिंसिपल दिया है, रिपेमेंट हम कब करेंगे, इंटरेस्ट कब कब मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है। आगे सर डिवेंचर का भी कोई टाइप होता है? भाई 10 तरीके के होते हैं। 10 तरीके के होते हैं। पहला सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। वैसे मैं बताऊं, मेरी बात मानोगे तो कोई कंपनी अनसिक्योर्ड इशू कर ही नहीं सकती। क्यों भाई? मतलब आप मुझे पैसा दो और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि हम तुम्हारा पैसा ना भी लौटाएं। अबे पागल है क्या? तो सर इसका मतलब सारे डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? सर सिक्योर्ड का मतलब होता है मैंने तुमसे पैसा लिया और लेने के बाद बोला भाई वो कंपनी का वो एसेट देखे है, वो एसेट कहता हाँ दिखा है। मैं कहा अगर तुम्हारे पैसे ना लौटा पाए ना, तुम वो एसेट बेच देना और उससे अपने पैसे रिकवर कर लेना। इसको बोलता है चार्ज क्रिएट करना। क्या होता है? चार्ज क्रिएट करना। तो जितने भी डिवेंचर वाले होते हैं अपना चार्ज क्रिएट करा लेते हैं।
अनसिक्योर्ड में ऐसे क्या होता है सर, तो इसमें कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं होता, लेकिन दोनों ही केसेस में ना एक तो होता है स्पेसिफिक चार्ज कि ये वाला एसेट, एक होता है सर फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब भाई देखो कंपनी के पास ना 100 करोड़ का एसेट है, वो पूछते हैं कौन सा, अरे भाई 100 करोड़ में इतने सारे हैं, कोई सा भी बेच लेना, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। मतलब अगर कोई एसेट सेलेक्ट कर दिया स्पेसिफिक चार्ज, और वैसे जनरली फ्लोटिंग चार्ज। आगे रिडीमेबल, इनरिडीमेबल या अनरिडीमेबल। सर रिडीमेबल का मतलब होता है कि आपके पैसे लौटाए जाएंगे, बेटा ये अनरिडीमेबल गलत लिखा है, इरिडीमेबल होगा, ठीक, मतलब आपके पैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लौटा दिए जाएंगे। इरिडीमेबल का मतलब होता है नहीं लौटाए जाएंगे, भाई ऐसा भी डिवेंचर कहीं इशू नहीं होता है। अगला ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है आज पैसा दे दो, कुछ टाइम बाद तुम्हें हम कंपनी का मालिक बना देंगे, क्या बात है, उसको बोला कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे स्पेसिफिक कूपन रेट, मतलब 100 रुपये दो 5% का इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, तो आगे स्पेसिफिक कूपन रेट। जीरो कूपन रेट 8वां नंबर, सर इसका मतलब ये लिखा है आप मुझे, मैं आपको 100 रुपये का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आप मेरे से कभी भी 100 रुपये ले जाना कभी भी, लेकिन अभी आप 91 दे दो, तो इसका मतलब इंटरेस्ट आज ही मिल गया, जीरो कूपन रेट। रजिस्टर्ड बीएलआर, रजिस्टर्ड का मतलब होता है आपने जो डिवेंचर दिया है, आपका नाम राजेश गुप्ता, ठीक है सर राजेश गुप्ता का नाम लिखो, ये डिवेंचर राजेश गुप्ता का है। बीएलआर का मतलब भाई इसमें किसी का नाम नहीं लिखा, ले जाओ डिवेंचर, जो लेके आएगा उसको पैसे दे देंगे। बोले समझ में आया? हाँ जी सर ये भी समझ में आया। अब सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। मैं कंपनी बैंक के पास गया, मैं कंपनी बैंक के पास गया, बैंक पैसे दे दो, बैंक कहता है तुम इसके बदले क्या दोगे, मैं कहा भाई कंपनी का इतना बड़ा एसेट है ना, मतलब कंपनी की फैक्ट्री है, जाओ तुम्हें दिया, कहते ठीक है सर वो तो प्राइमरी हो गई, प्राइमरी हो गई कंपनी के लिए, मतलब प्राइमरी वो समझो। बैंक कहती है भाई तुमने मुझे एक सिक्योरिटी तो दे दी, लेकिन मेरा पेट एक सिक्योरिटी से नहीं भर रहा, मैं कहा भाई पागल वागल है क्या, कहता मुझे एक कोलेटरल सिक्योरिटी भी चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब वो होता है कि ये आज तो जिंदा नहीं है, इसको हम लोग सब्सिडियरी, सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। मतलब तुमने जो प्राइमरी सिक्योरिटी दी है ना, अगर वैसे तो आज मैं मार्केट वैल्यू देख के लिए कि एक फैक्ट्री की कीमत 50 करोड़ है, लोन दे रहा हूं मैं 40 करोड़, 10 करोड़ का मैंने अभी एडवांटेज ले लिया, लेकिन कल को मान ले कुछ ऐसा होता है कि आप लोन नहीं रीपे कर पाते और मैं आपकी फैक्ट्री बेच भी देता हूँ, उसके बाद भी मेरे पैसे नहीं निकलते, तब मैं तुम्हारा कोलेटरल सिक्योरिटी यूज करूंगा। ठीक, तो ये आ गया सर सोल्ड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, और इसको कब बेचा जाता है, जब आप डिफॉल्ट करते हो, आपका मतलब कंपनी। आओ सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन नॉमिनल वैल्यू, मतलब अगर डिवेंचर 100 रुपए का है तो हम 100 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करेंगे। सर मान लेते हैं हमने लिए 110 थे प्रीमियम के साथ, भाई तो प्रीमियम पे पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा 100 रुपए पे ही। अच्छा लेकिन सर मैंने अभी पे सिर्फ 40 रुपए कर रखे तो भाई पेड अप पे मिलेगा। थर्ड बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सर इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होती है, उसको उन पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। मतलब मान लेते कंपनी ने 100 रुपए कमाए, ध्यान से समझना इस बात को बेटा, कंपनी ने 100 रुपए कमाए और कंपनी ने 50 नहीं 60 रुपए खर्च कर दिए, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, 40 रुपए। सरकार कहेगी 40 पे टैक्स भरो, मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, मैं कहा भाई रुक, कंपनी ने कमाए 100 रुपए, खर्चा कर दिया 60 रुपए, लेकिन डिवेंचर वालों को जो इंटरेस्ट भरा 20 रुपए, कहता हाँ भरा। मैं कहता भाई अब 100 रुपए में से 60 खर्चे और 20 रुपए इंटरेस्ट, 80 रुपए घटाओ और जो बचा 20 उसके ऊपर टैक्स भरो, तो इसका मतलब कंपनी इसको चार्ज कर लेती है प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। तो पहला सीन समझ में आ गया। दूसरा सीन, सर कंपनी ने कमाए 20 लाख, खर्चा कर दिया 60 लाख और इंटरेस्ट 20 लाख का और आया, तो सर अब तो घट ही नहीं रहा, भाई नहीं घट रहा तब भी घटाओ, मतलब वेदर अर्न प्रॉफिट या लॉस, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, आपको तब भी ये भरना पड़ेगा। आपको कुछ गलतियां भी ढूंढनी है। ठीक, आगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई भी कंपनी इंटरेस्ट देने से पहले उसके ऊपर टीडीएस काटेगी, और ये टीडीएस इंटरेस्ट के ऊपर काटना मैंडेटरी है, नहीं काटोगे क्लास लग जाएगी आपकी। आंसर आओ सर, इंपॉर्टेंट थ्योरी में दो ही चीजें निकली, पहला नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्काउंट, जैसे आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, वैसे ही आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, क्या बात है, डन। लॉसेज ऑन इशू कैन बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ फ्रॉम बैलेंसिंग डेट, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी बात है, लेकिन मैंने एक बात लिखी कि आप चाहो तो अगर कोई डिबेंचर 10 रुपए वाला 9 रुपए पे इशू कर दिया तो एक का लॉस हो गया, आप उस लॉस को 12 महीने के अंदर ही राइट ऑफ कर सकते हो। और जिसको नहीं करोगे, यहाँ पे नहीं लिखी, मैं वहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखी करी है तो आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में डाल सकते हो। भाई अभी ना मुझे दिख रहा है 39 मिनट .17 में मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने कितनी देर में कंप्लीट कर दिया इसको, हमने कितनी देर में कंप्लीट कर दिया भाई, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है 40 मिनट में। अब अगर 40 मिनट में थ्योरी कंप्लीट होती है तो आपके लिए तो बढ़िया है भाई। ऐसे ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और सच में जेन्युइनली अच्छा लगा है तो भाई दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि अगला पार्ट भी आ रहा है जिस पार्ट में पूरी पार्टनरशिप खत्म करूंगा ऐसे ही कुछ मिनटों में। और लास्ट जो आपकी बुक थर्ड है जिसको हम लोग फाइनेंशियल
स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बोलते हैं, वो भी खत्म करा दूंगा। ठीक, चलो सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।